अस्सलाम वालेकुम। आज इस बात में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। पाकिस्तान के अंदर आज का जो सबसे बड़ी इनकलाबी और मातमी पार्टी है उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से या एक्स आप कह लें, उसके अकाउंट से एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाएगी छोटी सी, जिसमें उन्होंने बात की कि जी 1971 में फ़ौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट किया अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान में और मौजूदा बांग्लादेश के अंदर, जिसमें हज़ारों बांग्ला लोगों को मारा गया। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के ऑफिसर्स को या जो ईस्ट पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे उनको मारा गया। एंड शेख मुजीब का एक्चुअली मैंडेट नहीं एक्सेप्ट किया, तो इसलिए मुल्क टूट गया। और आज 2024 में जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगा के ये कहा कि आज भी लोग ऐसी ही बातें कर रहे हैं और अवाम का मैंडेट ख़त्म नहीं कर रहे, तो ये पता नहीं किस तरफ बात जा रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से कुछ लोग या पीटीआई, जो कि पीटीआई ने आप खुद ये ऑन कर रहे हैं, पीटीआई के बाकी लोग तो इसको ऑन नहीं कर रहे। रऊफ हसन इस पर कुछ और कमेंट कह रहे हैं कि जी ये तो बायस से ऑपरेट हो रहा है। अपना अली मोहम्मद ख़ान कह रहे हैं ये तो वक्त ही नहीं है इस पर बात करने का। इसी तरह इनके वो जो हैं कुरैशी साहब के बेटे हैं जैन कुरैशी साहब, वो फरमाते हैं कि नहीं ये तो हमारा ही काम है। 8-10 तो फ़िरके इनके अपने अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अपने आप को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं खान साहब शेख मुजीब के साथ। अच्छा, ये भी बड़ी एक आयरनी है इस मुल्क में कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे होते हैं तो आप शेख मुजीब को इतना अच्छा नहीं समझते, लेकिन जब आप दूसरी साइड पे जाते हैं तो शेख मुजीब को गलत समझते हैं नहीं है, और आप शेख मुजीब का साथ देते हैं और कहते हैं कि जी शेख मुजीब बहुत अच्छा इंसान था। अब हम आज ज़रा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि शेख मुजीब और इमरान खान साहब कितने माशाल्लाह मिलते जुलते हैं। सबसे पहली बात ये कि शेख मुजीब के अगर आप 6 नुकात ही देखें, 6 पॉइंट्स, तो उसमें पहला पॉइंट ही पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के ऊपर है। वेर खान साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट तो होनी नहीं चाहिए, ये पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तो होनी नहीं चाहिए। अपने दौर में इनके जनाब ने सारे ऑर्डिनेंस पास करवाते थे और पार्लियामेंट को कंसल्ट ही नहीं करते थे, और जो भी थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो इसी किस्म की हैं। एक वो कि जी फ़ौज के खिलाफ कोई बोलेगा जो 2021 में आई थी तो 5 साल सज़ा होगी और इतने लाख जुर्माना होगा। और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन तो मुझे याद है कि ये एक बिल लेके आए थे। तो ये तो माशाल्लाह इतना अच्छा इनका पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस रहा है। फिर इन्होंने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को अंडरमाइन किया जब इनका तीसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि पास हो गया, उसको इनके स्पीकर ने टर्न डाउन किया, विच वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन का इस पर बड़ा क्लियर है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर हो तो उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही टर्न डाउन कर सकते हैं या रिवोक कर सकता है। लेकिन इन्होंने एक अलग किस्म का समा क्रिएट किया जिसपे सुप्रीम कोर्ट उस दिन खुली रात को और वो चीज़ हुई, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट में इंटरवीन करना पड़ा, जो कि क्राइसिस इनका पैदा करता था। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई। तो ये तो पहला फ़र्क है, क्योंकि शेख मुजीब तो कहता था कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ये तो उसको मिटिगेट करते हैं, ये तो अपनी सुप्रीमेसी की, इमरानियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं। दूसरा फ़र्क, इनका नस्ल दर नस्ल इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ रहा है। शेख मुजीब की अगर आप हिस्ट्री देखें तो 1940s में उसकी पॉलिटिक्स शुरू होती है। पहले मुस्लिम लीग में होता है, बाद में उसके बाद जब अवामी लीग वो जब बनाते हैं, पहले अवामी मुस्लिम लीग देन अवामी लीग, तो इस पाकिस्तान के लोगों की सिविल स्ट्रगल्स की बात करता है। और ये जो उसके 6 नुकात आते हैं 1965 के बाद आते हैं, और उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि जी मेरा मैंडेट मानो या मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे तख्त या तख्त पे बिठाओ, मेरे साथ ताज चढ़ाओ। वो सारा उस चीज़ के ऊपर होता है कि ये ईस्ट पाकिस्तान के लोग मार्जिनलाइज्ड हैं और इनके जेन्युइन इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को हल किया जाए। लेकिन आप कहते हैं नहीं वो मसला तो लोगों के रिसोर्सेज का था ही नहीं, वो तो मसला सिर्फ इक़्तिदार की मुंतकिली का था। दैट वाज ओनली लास्ट ड्रॉप ऑन द कैमल्स बैक, ठीक है। अच्छा, एक तो ये फ़र्क जनाब का आप इनका देख लें कि जनाब 1990 के ज़माने से देख लें, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जनरल हमीद गुल के साथ ज़माने से इनको लॉन्च किया गया है। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में ये जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम के अंदर वोट करके जनरल मुशर्रफ को
The reason why we back General Musharraf is only one reason, that he will keep the crooked and the corrupt politicians who neither our judiciary nor our election commission has been able to keep them out. Four times we have had governments kicked out for corruption. Each time the same politicians have come back into parliament and plundered the country more. So the reason why I want to vote for General Musharraf is because I hope that he can keep these crooks out of the political process. जनरल मुशर्रफ के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे बड़े, और अभी भी इन्होंने कहीं रिसेंटली कहा कि मैंने तो उस वक्त भी सियासतदानों से बात नहीं की थी जब मेरे पास एक सीट थी. गालिबन ये मुशर्रफ के दौर का ही हवाला दे रहे होंगे. फिर जनरल बाजवा के साथ जो इनके ताल्लुकात थे, जो इनके ख्यालात थे जनरल बाजवा के बारे में, वो भी सबको पता है. जनरल बाजवा के बेटे पे के शादी पे माशाल्लाह उनके साथ जाके बैठ गए. उसके अलावा जनरल आसिम सलीम बाजवा की जब करप्शन फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट की और वो पापा जॉन्स का और वो सारा बाजको का जो स्कैंडल निकला 2019 में, तो इन्होंने उसके साथ बैठने का फैसला किया, उसको उसकी साइड ली और उसको सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन बनाए रखा. तो उन्होंने कहा कि ये करप्शन हलाल करप्शन है. वेरस शेख मुजीब ने हमेशा अगर बात की तो उसने हमेशा सिविल सुप्रीमेसी की या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात की. उसके अलावा अगर आप देखें तो रिकन्सिलिएशन के ऊपर आ जाए, शेख मुजीब ने रिकन्सिलिएशन की बात हमेशा की पॉलिटिशियंस के साथ. शेख मुजीब ने कहा कि पॉलिटिक्स है जो ये पॉलिटिशियंस के साथ मैं रिकनसाइल करूंगा, और उसने ये भी कहा कि मैं भुट्टो से भी बात करूंगा और याहिया से भी बात करूंगा. बल्कि 25 मार्च 1971 को जलसे पे जाने से पहले उसने ये कहा था कि ये जो मेरे 6 नुकात हैं ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, इन पे भी बात हो सकती है. लेकिन आप तो कहते हैं आपने चोरों से बात ही नहीं करनी. हाँ, वो अलग बात है कि आपने तालिबान से बात करनी है और उनको ला के रीसेटल भी करवाना है माशाल्लाह, जिनके बारे में अभी आपके मौजूदा सीएम कहते हैं गंदापुर साहब कि ये जी मुझसे भी भत्ता लेते हैं. ठीक है, तो माशाल्लाह इतना तो इनका मुवाजना है शेख मुजीब के साथ, बहुत गहरा मुवाजना बनता है सार्केस्टिकली अगर कहा जाए इसको. तो उसके अलावा अगर इनकी बात की जाए तो इनकी पूरी जो बातचीत है कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर बेस है. शेख मुजीब की शुरू से एक बात रही थी कि उसने कहा था कि बंगालीज को हकूक देने चाहिए, वो स्ट्रेस डेफिसिट का शिकार हैं, उनको राइट्स मिलने चाहिए. लेकिन ये अभी रिसेंट इनकी मिसाल है, मेहदी हसन को इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं जी मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हूँ. वो पंजाब गवर्नमेंट ने इनकी जेल की तस्वीरें शो की जो कि ये वाकई जेल में है. लेकिन ये अपने टाइम पे जब इनके टाइम पे जब नवाज शरीफ जेल में था तो ये कहते थे ये कौन सी जेल है जिसमें एसी होता है, मैं तो इसका एसी उतरवाऊंगा. मेरे हिसाब से इस वक्त इमरान खान साहब जेल में ही हैं, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी जेल की डेफिनेशन के हिसाब से जो उनकी जेल की डेफिनेशन तब हुआ करती थी, वो जेल में नहीं, वो तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी डेथ सेल में है. और ये अभी जो कह रहे हैं माशाल्लाह के अभी इन्होंने रिपोर्ट की कि जी मुझे तो एक्सरसाइज के सामान के अलावा गवर्नमेंट ने दिया क्या है. तो एक्सरसाइज का जो सामान है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं होता. ठीक है, उसके अलावा अगर आप इनकी देखें तो शेख मुजीब के 6 पॉइंट्स को ही अगर हम लेके चलें तो शेख मुजीब ने उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की है. वेरएज खान साहब डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात ही नहीं करते. वो कहते हैं 18वीं तरमीम में तो बड़े मसले हैं, इसको तो ख़त्म करना चाहिए. और ये 18वीं तरमीम में साके जमहूरियत थी तो उसको तो इन्होंने मुकमुका डिक्लेयर किया हुआ है. ठीक है, कहते थे कि तो मुकमुका है और ये चोर आपस में मिल के बैठ गए हैं और ये पता नहीं क्या हो रहा है. शेख मुजीब के साथ ये इनका कोरिलेशन बनता है. फिर उसके अलावा जब 1970 और 71 में इलेक्शंस के बाद ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हुए और ये ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ 25 मार्च 1971 को, तो शेख मुजीब ने तो अपना अरेस्ट दे दिया था. उनको शेख मुजीब को धान मंडी से अरेस्ट किया गया था, उनकी रेजिडेंस से. वेरस इन्होंने जमान पार्क के इर्द गिर्द अपने बंदे बैठाए हुए थे और 6 महीने कहते थे तुम जेल में रहो, मेरा पैर टूटा हुआ है. ये इनका नैरेटिव था. इनको अरेस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किया गया था. उसके बाद फिर पूरे मुल्क में आग इन्होंने लगाई. ठीक है, शेख मुजीब का तो सिनेरियो ही बिल्कुल डिफरेंट था. अब आप बात कर लेते हैं कि जी शेख मुजीब के क्या सिर्फ शेख मुजीब के प्राइम मिनिस्टर ना बनने की वजह से मुल्क टूटा था. तो मेरा ख्याल है कि आपको सिर्फ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट
کہ جو ٹی او آز ہیں وہ 1970 اور 71 کے واقعات پہ بیسڈ ہے. آپ پہلے سے پڑھیں کہ یہ زبانوں کا مسئلہ کیا تھا. 1948 سے شروع ہوا ہے جو آپ کے بابا قوم شروع کر کے گئے ہیں. اس کے بعد مولانا بھاشانی کی جو اسٹرگل تھی بائے بائے پاکستان والی 50s میں, وہ کیا تھی. 1965 کی وار میں جب ایسٹ پاکستان کے اندر ایک ڈویژن فوج موجود تھی تو ایسٹ پاک اور ایک اسکواڈرن ایئر فورس کا مطلب 6 یا 7 جہاز صرف ایئر فورس کے موجود تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایوب کی جو وہ اسٹریٹجی ہے ڈیفینس آف ویسٹ پاکستان, ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ, وہ غلط ہے اور ہمارا ڈیفینس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے. ٹھیک ہے, تو شیخ مجیب کا وہ مسئلہ بھی تھا. اس کے بعد ہے 6 منٹس, لیکن آپ نے وہی یا ایوب خان جس نے ان کو سپریس کیا, جس نے ان کا ڈیفینس انشور نہیں کیا, جس کے زمانے میں وہاں سے پٹسن ایکسپورٹ ہوتی تھی تو اسلام آباد بنایا. اس کے پوتے کو آپ نے اتنے سال بٹھایا, پوتا اس کا انقلابی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں 15 جرنیلوں کی کورٹ مارشل کی ریکمنڈیشن تھی, جس میں ایک نام میجر جنرل محمد عمر کا ہے. میجر جنرل محمد عمر happens to be father of مسٹر اسد عمر, جو آپ کے ماتھے کا جھومر ہے, جو آپ کے ارسطو بنے ہوتے ہیں اور وہ ایک سیزنڈ فیلئر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کی انکنسسٹنسی آپ کے بیانات میں کانٹرڈکشن ہی کانٹرڈکشن. اس آدمی کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں ہے جس کی کانٹرڈکشن اس نے خود نہ کی ہو. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ شیخ مجیب میرا بڑا وہ زبردست ساتھی ہے. اس پہ یوول نوآ ہراری نے صحیح کہا ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ میوزیشنز کی طرح ہیں, وہ باجے بجاتے ہیں, ان کے پاس آپ کا جو ایموشن ہے نا اور یہ آپ کا جو سارا بایو کیمیکل سسٹم ہے یہ ایک باجے کی طرح ہے. وہ بجاتے ہیں اور آپ بجتے ہیں. وہ ٹویٹ کرتے ہیں, ہر جگہ آگ لگ جاتی ہے. ابھی دیکھیں ٹویٹ کیے نا سارے, وہ ہو واجی واہ کیا ظلم ہوا. آج خان کے ساتھ بھی ویسے ہی ظلم ہو رہا ہے اور سارے ہر طرف یہی بحث چل رہی ہے. چاہے آپ کراچی میں چلے جائیں کھڈا مارکیٹ میں, یا کراچی میں حسین آباد چلے جائیں, لاہور آپ اچھرا چلے جائیں, یا وائی ڈی بلاک DHA چلے جائیں, سملرلی آپ راجہ بازار چلے جائیں یا F7 مرکز میں بیٹھ جائیں. اب جو سمجھ آئی ہے نا لوگوں کو وہ کبھی سمجھ نہیں آئی تھی, اور خان حق پہ ہے اور وہ نظریے کی بات کرتے. دیکھیں یہ ایک نظریہ ہے حقیقی آزادی, اور حقیقی آزادی کیا ہے کہ IMF کو خط لکھو کہ ان کو پیسے نہ دو تاکہ میں آ سکوں. ٹھیک ہے, یہ نہ چلے. تو میرا خیال ہے کہ بڑی غلط بات ہے. آپ کو ہسٹری ضرور, ویسے آئی ایم شیور کہ آپ میں سے ایک بندہ بھی نہیں پڑھے گا, لیکن پڑھیں 48 سے پڑھیں کہ ایسٹ پاکستان آپ سے کیوں لیتا ہے, اور زبان کا مسئلہ کیا تھا, بنگالیوں میں اسٹریس ڈیفیسٹ کا مسئلہ کیا تھا. پھر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں. پھر اس کے بعد شرمیلا بوس کی کتاب ہے ڈیڈ ریکننگ, اس کو بھی پڑھیں. اس کے علاوہ جنرل مانک شاہ کی جو آٹو بایوگرافی ہے اس کو بھی پڑھیں. ٹھیک ہے, پھر کرنل عثمانی کو پڑھیں, ان کریکٹرز کو پڑھیں. پھر مولانا بھاشانی کو پڑھیں آپ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور ناول ہے جو بچھڑ گئے, اس پہ ایک ڈرامہ سیریل بھی آیا تھا, اس کو پڑھیں. پھر ایک بنگلہ دیشی آتھرس کو آپ پڑھیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آئی گیس ایک زین العابدین ہیں, ان کے جرنلسٹ ہیں, ان کو پڑھیں. اکرام سیگل ایک پاکستانی ہیں, ڈیفینس انالسٹ بھی ہیں, ان کو بھی پڑھیں, انہوں نے بھی بہت اچھی اس پہ باتیں کی ہیں. ان سب لوگوں کو پڑھیں. اس میں پھر اس ٹائم کے US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی جو ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں ان کو بھی پڑھیں, اور پھر کسی کنکلوژن پہ جم کریں, نہ کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپینین پہ. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس قسم کا اوپینین کرافٹ کر دیتی ہیں, اس پہ ایک امریکن بورن ٹرکش سوشیولوجسٹ ہیں زینب, ان کا بڑا اچھا کوٹ ہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا, یہ اسکرین پہ انگلش میں ڈسپلے ہو رہا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا یہ آپ کے ایموشنز کو یوز کرتے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں فیک انفارمیشن یا فیک نیریٹو کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے. اور یہ کوئی ٹریڈیشنل گیٹ وے آف انفارمیشن کو یوز نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ تو چیلنج ہو جائے گا. لہٰذا آپ لوگ ایسے کریں. لیکن اینڈ پہ ظاہری بات ہے آپ لوگ خان صاحب کے فالوورز ہیں آپ میں سے زیادہ تر, تو آپ لوگ یہ بات نہیں مانیں گے. اور آپ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم خان صاحب کو اتنا برا کیوں کہتے ہو, اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ جو پاپولر اوپینین ہوتا ہے اس کے اگینسٹ بھی بات ہونی چاہیے, کیونکہ آپ لوگ اس وقت سب بات تو کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ, نون لیگ کے اگینسٹ بھی بات کریں, تو مجھے کیا ضرورت ہے یا کسی اور کو بھی کیا ضرورت ہے اس بارے میں بات کرنے کی. لیکن
جو آپ کا پاپولر اوپینین ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے. سو بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو گھبرانا نہیں ہے, صرف خان صاحب پہ اندھا اعتماد رکھنا. اگر آپ نے یہ اندھا اعتماد رکھا تو آپ کی دین و دنیا میں فلاح ہے. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, نہ کوئی خان صاحب جیسا تھا نہ کوئی خان صاحب جیسا ہوگا, کیونکہ اتنی کانٹرڈکشنز کسی میں نہیں ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ.